कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। जुड़ जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। जो भी सुबह सुबह लेक्चर में जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप इतने मॉर्निंग में उठ गए। पहली बात तो जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और पार्ट ए ऑलरेडी चैप्टर 3A पे मैं पोस्ट कर चुका हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके, और 12 मार्क्स का सवाल है सर, और बहुत शिद्दत से हमने इसको करना ही चाहिए। सारे दोस्तों को बोल दो भाई, मॉर्निंग हो चुकी है कि सुबह 7 बजे के करीब करीब हम जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन में। और अगर मॉर्निंग का स्लॉट, जैसे मैंने पहले भी एक बार वीडियो में आपको कहा था कि अगर आप इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर सेशन शुरुआत कर देते हो मॉर्निंग से, तो पूरा दिन आपको टेंशन नहीं रहेगा ना कि अकाउंट्स करने को आप आराम से करते रहोगे। और अपने दूसरे चैनल पे अकाउंट का, मैंने कंपनी अकाउंट का एक अंडर सब्सक्रिप्शन का एक सम भी पोस्ट किया है, जरूर वो देखना दोस्तों। और मैं ट्राई करूंगा जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं वैसे पोस्ट करते जाऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच जो जुड़े हुए हैं, और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हो क्विकली। ओके, चलो सर। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन में शुरू कर रहा हूं, और एक चीज का कमिटमेंट, एक चीज का प्रॉमिस, एक चीज का गारंटी मैं आपको दूंगा कि अगर आप मॉर्निंग सुबह सुबह यार उठ चुके हो और मेरा सेशन देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो आप लोगों का वक्त वेस्ट ना हो सर। ऐसे ना हो कि सर आगे उससे बेटर तो खुद पढ़ लेते, बहुत बार ऐसे हो जाता है एज अ स्टूडेंट। सर पार्ट ए में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे, जैसे कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो ऐसा क्वेश्चन है जो आने की प्रोबेबिलिटी, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे चला जाएगा तो आंसर इजी है, अगर देखा तो सिर्फ नहीं किया तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। वो कहेंगे कि यार शायद ही देख लेते। सर क्या मैंने लास्ट लेक्चर में ही कहा था, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ व्हाट डिमांड कर्व। ये जस्ट मतलब आप लोग करके ही जाइए इस क्वेश्चन को। मेमोरी टेक्निक दी थी, कौन सी मेमोरी टेक्निक थी याद आ रहा है? बताओ जरा, जो जुड़े हुए हैं, क्या क्या मेमोरी टेक्निक थी जरा बताइए। क्विक 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 क्विक। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग अर्पित, नेहल, साहिल, श्रेय, आशीष, श्रेया, तेजस, एवरीवन गुड मॉर्निंग। यस, एमएनएस वाला, एमएनएस इनकम रिड्यूस वाला, तो ये जरूर देखिए दोस्तों। मतलब एकदम सिंपल है। चलो, लेकिन उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ आपको डिमांड बताए थे, सीआईडी वाला भी आई होप आपको याद आ रहा होगा अंदर का। कंपोजिट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पिटेटिव डिमांड, यस और नो। सिर्फ अंदर के कंटेंट एक बार करोगे, अपने ऑन वर्ड में लिखोगे तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है करके। चलो सर, अभी ये जो सवाल है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर इसमें हर सवाल इंपॉर्टेंट है क्या? आप तो हर कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हो सर करके। मैंने कहा था दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हमें चैप्टर 3A और 3B में तो कोई रिस्क लेना नहीं है। और इस तरीके से देखो, आप क्यों नहीं करते हो कोई चीज? क्योंकि सर कौन यार इतना झंझट करेगा, वो याद नहीं रहता सर। इसीलिए ना, करने को तो हम पूरा बुक कर ले, अगर याद रह जाए तो समझे तो बात बनती है ना याद रहने की। तो सर समझिए, अगर आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर रहे हो तो लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस आपके हो रहे हैं। सर वापस बताओ, एक क्वेश्चन के आंसर में एक तीर से 2 निशान वाली बात है सर। अगर आप डिटर्मिनेंट्स कर रहे हो तो मैंने कहा कि आपका अजम्पशन हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड का। सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के सामने प्राइस अगर छोड़ा तो सबके आगे आप नो चेंज, नहीं तो कांस्टेंट वर्ड लगा दीजिए, खत्म हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन। सर इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, वो तो इंडिविजुअल शेड्यूल आपने देखा होगा, डिमांड शेड्यूल का, इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल कंज्यूमर का, वही तो ग्राफ है और वही तो शेड्यूल है। फिर क्या रह जाता लॉ ऑफ डिमांड में? अजम्पशन। भाई यही, ये डिटर्मिनेंट्स कर लो, बात खत्म हो जाएगा। सर डिटर्मिनेंट्स के टोटल कितने पॉइंट है? 10 से 11 पॉइंट है। अगर मैं आपको कहूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 8 मार्क्स का आता है 6, उसमें लॉ ऑफ डिमांड इस चैप्टर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट ईयर पूछा क्या था सर? चेंज इन डिमांड वर्सेस क्या वेरिएशन इन डिमांड, ये पूछ लिया था कंसेप्ट। इस बार सर मैं कहूं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वो पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे भला?
क्योंकि 8 मार्क्स का सवाल 10 पॉइंट तो यहां पे भी बन रहे हैं। और ये कर लिया तो सर कोई डिसएडवांटेज है? नहीं सर, ये अगर कर लिया तो लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन में इसके आगे नो चेंज लगा देना। चलो सर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन एक बार वापस से लर्न कर लेना, समझ लेना क्वेश्चन क्या चल रहा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सर क्या क्या चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करने में या फिर डिमांड उससे अफेक्ट होगा। पहला सर प्राइस। दोस्तों आपको आराम से लिखते आ जाएगा। प्राइस हो गया, अंदर का कंटेंट लर्न करने में दिक्कत होती है। चलो देखते हैं, समझते हैं, सच में डिफिकल्ट है क्या, या रटना पड़ेगा या समझ के भी लिख सकते हैं। देखो लिखने का तरीका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले लिखना प्राइस। देखो प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर कमोडिटी टू लार्ज एक्सटेंट। अच्छा सर बहुत सारे अदर फैक्टर तो है, लेकिन प्राइस ज्यादा इंपैक्ट डालता है कमोडिटी के डिमांड पे टू लार्ज एक्सटेंट। पहला पॉइंट हुआ। यस, दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर prefer to purchase product in large quantity when price of product is less, and they purchase product in small quantity when the price of product is high। अरे बाप रे सर, दूसरा पॉइंट तो क्या बताऊं मैं, लिखने का तरीका समझो सर। अगर डिटर्मिनेंट्स वाला क्वेश्चन आ गया, चलो मान लेते हैं कि पेपर में आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आप पहला डिटर्मिनेंट्स तो लिखना क्या सर, प्राइस। याद रखो सर, होशियार बच्चे कुछ अलग नहीं करते, वो सिर्फ लिखने का ढंग आपने भी उतना ही पढ़ा है, उन्होंने भी उतना ही पढ़ा है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन में मार्क्स ज्यादा लेके जाते हैं। सर आप पहला पॉइंट ऐसे लिखना, अंदर प्राइस इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, अपने वर्ड में लिख देना। दूसरा सर आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्यों है, आपको अंदर का कंटेंट याद नहीं आ रहा है, ओन वर्ड में लिखना है। आप लिखो व्हेन प्राइस रेस डिमांड क्या सर फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेस करके, खत्म। ओके सर, तो पहला डिटर्मिनेंट्स हो गया। अंदर की बातें अपने अपने शब्दों में अगर समझ के लिखा तो भी चलेगी, फुल मार्क्स मिलेंगे सर। सर लेकिन प्राइस से रिलेटेड तीन डिटर्मिनेंट से याद रखना बेटा। एक, हमने जो किया वो पर्टिकुलर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्या कमोडिटी जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और तीसरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा याद रखना, जब हम असम्पशन पढ़ेंगे तो इन दोनों का प्राइस हम कांस्टेंट कहते हैं। सर बता दो हमें, चलो आज यही क्वेश्चन हुआ तो भी चलेगा, फटाफट से समझते हैं सर। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहले तो बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स समझता है क्या आपको? यस सर, एग्जाम्पल क्या है सर, टी और कॉफी के बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अंदर क्या लिखे सर, इफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स। यस सर, यहां पे चाय भी 10 रुपए में है, कॉफी भी 10 रुपए में थी, लेकिन सर अब क्या हुआ, एक तो चाय का प्राइस बढ़ गया, नहीं तो क्या कहा है, इफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अवेलेबल एट लोअर प्राइस। अब मैंने कहा कॉफी पे ऑफर चल रहा है, 1 रुपए में कॉफी मिलेगा, 1 रुपए में कॉफी मिलेगा, 1 रुपए में कॉफी मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे सर, इफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली। तो चाय कॉस्टली हो गया, कॉफी चीपर हो गया, तो लोग क्या डिमांड करेंगे, कॉफी। पहला पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि प्राइस ऑफ शुगर राइस देन डिमांड फॉर जैगरी विल बी क्या, इंक्रीज करके। तो यहां पे शक्कर और गुड़ का एग्जांपल दिया हुआ है। बहुत सिंपल था सर, दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मेरे साथ लर्न हो जाएगा। और बोलो सर पहला हमने क्या देखा, प्राइस, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा, प्राइस ही देखा, लेकिन प्राइस कौन से गुड का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अंदर क्या लिखोगे सर, एक बार शांति से देख लो, इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड क्या सर, चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसका प्राइस कम है कंपेयर टू कॉस्टली। और एग्जांपल क्या दे देना, आपको यही देना है, जरूरी नहीं, आप ऐसे भी कह देते कि अगर सर चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी डिमांड करेंगे, यहां पे इनका लिखना है चलेगा, शुगर का प्राइस बढ़ गया तो लोग जैगरी क्या करेंगे, रेफर करेंगे। लर्न सर, अंदर का कंटेंट समझ में आया बेटा? यस। तीसरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री समझता ना सर, बोलो कार एंड पेट्रोल। अभी अभी मैंने टाइप्स ऑफ डिमांड में ही बता दिया था कि मुझे मुंबई जाना है सर नासिक से, तो मेरे पास कार होके चलेगा नहीं, उसमें पेट्रोल भी चाहिए। जब दो कमोडिटी मिलके एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसे क्या कहता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखेंगे सर, अंदर देखो, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। अरे बाप रे सर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहूं, दोस्तों क्या लगता है आज कार खरीदना ज्यादा इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम ये है सर पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है सर, सपोज अभी तो 100 रुपया चल रहा है, भविष्य में ऐसे हो गया 150 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, पेट्रोल डीजल जो भी है। तो लोग क्या बोलते हैं, कार एवरेज देती 10 का 15 का, किधर यार एक जन के लिए कार नहीं परवड़ेगी। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार लोग सोच समझ के ज्यादा नहीं खरीद रहे, या फिर यार चलो इग्नोर कर रहे, टू व्हीलर पे ही चले जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे।
जस्ट इमेजिन कल जाके कार पेट्रोल का प्राइस हो गया 1 रुपया लीटर। मालिक क्या लोगों की डिमांड देखो, पेट्रोल का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कार यूज करने से भी लोग कतराएंगे नहीं, चलो भाई ले लो 4 व्हीलर, बोलते ना कि रुतबा बढ़ जाएगा। तो मुद्दा क्या है सर, यहां पे याद रखना, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस द डिमांड फॉर कार विल क्या बेटा फॉल्स। तो ये याद रखना, इतना लिखा सर। मैं तो कहता हूं ना, इकोनॉमिक्स जिनको लर्न नहीं हो रहा है, ये पूरा पूरा लेक्चर शांति से देखे। मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था बेटा अपना, क्वेश्चन क्या था जल्दी बताओ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट, डिमांड। बाकी सब छोड़ो, 3 पॉइंट लिखते आएगा और अंदर एक्सप्लेनेशन करते आएगा क्या। यस सर। पहला पॉइंट क्या था, प्राइस का। प्राइस इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड रेज, पूरा मार्क्स मिल गया। फिर तुम लिखोगे प्राइस ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। उन्होंने क्या कहा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होगा तो लोग, पीपल विल डिमांड क्या, मोर, कौन सा गुड्स जिसका प्राइस लो है कंपेयर टू कॉस्टली गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर का प्राइस बढ़ा तो पीपल विल रेफर या डिमांड क्या, जैगरी। डन सर, ये भी डन। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या सर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने लिख लिया, वापस एक बार देखो सर, लर्न ही कर लो, बाद में करने का दिक्कत ही नहीं सर, सीधा सीधा सवाल डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। और ये हो गया सर, तो फिर आपके अजम्पशन नो चेंज लगा देना इसमें। ओके, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री देखा, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल कि सर अगर कार और फ्यूल का अगर हम बात करें, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड क्या होगा, कम होगा। 3 पॉइंट हो गए सर। चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं तो सर, अगर आ गया सवाल 4 मार्क्स के लिए तो आपके पूरे मार्क्स बन जाएंगे इनकम। और अंदर क्या लिखना है ये भी देख लो। Income of consumer decide purchasing power, which in turn influence the demand for a product। अरे बाप रे सर, इतनी बड़ी बड़ी बातें लर्न नहीं होती, समझ लो। किसी भी कंज्यूमर का इनकम डिसाइड करेगा उसकी परचेसिंग पावर को। व्हाट डू मीन बाय परचेसिंग पावर, कैपेसिटी को, क्यों खरीद सकता है चीज की नहीं खरीद सकता। ओके, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। इन्फ्लुएंसर, अरे इंस्टा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सुना तो रहेगा ना, कि सर कोई भी पर्सन का इनकम, जब सर मेरा इनकम था 100 रुपया तो मैं 1000 रुपए की चीज अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरा इनकम हो गया 1 लाख रुपया, तो 1000 रुपए की चीज मेरे लिए कुछ है ही नहीं सर। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर डिसाइडिंग व्हाट बेटा, परचेसिंग पावर, उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है तुम्हारा डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए। अब देखो दूसरा पॉइंट, राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर क्या बेटा, कमोडिटी, एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू व्हाट, फॉल इन डिमांड फॉर कमोडिटी। सर लर्न करवा के देता हूं, टेंशन मत लो। मुझे बताओ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में अभी अभी हमने क्या पढ़ा, इनकम। तुम पहला पॉइंट लिख सकते हो, इनकम इज अनदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे अपने वर्ड में लिख सकते हो। इट इन्फ्लुएंस दैट इफ इनकम इंक्रीज परचेसिंग पावर आल्सो इनहांस, या अपने वर्ड में कुछ भी लिख दो, ऑफ द कंज्यूमर, चलेगा। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, सीएसडब्ल्यूटी सीएमए वाले बच्चों ने तो देखना ही चाहिए सर। इनकम और डिमांड में जो बता रहा हूं वो बहुत जरूरी सर, क्योंकि इकोनॉमिक कंसेप्चुअल विषय है। कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट की इनवर्स। पहले तो मुझे बताना प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, टाइप करो डायरेक्ट और इनवर्स, बताते जाओ सर तो लर्न हो जाएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि लिखते आ जाएगा। प्राइस और डिमांड में, प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट और इनवर्स। एवरीवन, इनवर्स, वेरी गुड। तो आप प्राइस और डिमांड के वक्त लैंग्वेज कैसे लिखते हो, व्हेन प्राइस रेस डिमांड क्या बेटा फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस क्या फॉल्स डिमांड क्या रेस। तो ये लैंग्वेज आप समझे इसलिए लिख पाओगे, नहीं रटा तो भी चलेगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स। लेकिन आपके पेपर में बोर्ड वालों ने अगर ये पूछा कि इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट की इनवर्स, ध्यान से मैं पूछ रहा, क्या पूछ रहा हूं ध्यान से समझना, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, बताओ जरा फटाफट। डायरेक्ट और इनवर्स, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट और इनवर्स। ओके आरजी डायरेक्ट, डायरेक्ट, ओके प्रफुल डायरेक्ट, खुशी डायरेक्ट, ओके ओके वेरी गुड। इसका मतलब क्या सर, मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, और इनकम अगर कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। यस और नो, कंसेप्ट समझा ना। ओके, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जब आपने इनकम लिखा तो इस बात को आप अपने ओन वर्ड्स में लिख दीजिए।
जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, जब कंज्यूमर का इनकम कम होगा डिमांड भी कम होगी। तो रटने की जरूरत नहीं थी सर, आ गया इकोनॉमिक्स का ये वाला पार्ट, दैट इज व्हाट मालिक, इनकम। और जरा आप गौर से इस लाइन को, जहां पे मैं बताऊंगा इनकम में अंदर क्या लिखे सर, ये वाला पॉइंट देखो, हाईलाइट कर रहा हूं, राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड। सर विल लीड टू, आप अपने हिसाब से अपने वर्ड में लिखोगे, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे सर। फॉर द कमोडिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू व्हाट बेटा, फॉल इन डिमांड ऑफ फॉर द कमोडिटी। राइज इन इनकम, राइज इन डिमांड, फॉल इन इनकम, फॉल इन डिमांड। दैट्स वाई इनकम और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मुझे बताओ आपका ये वाला जो सवाल सर, बार बार एक बार करो तो खत्म हो जाना चाहिए, पेपर में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। सर क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मालिक मैंने कहा था भागूगा नहीं, रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी, एक क्विक रिवीजन में करना क्या है सर, 4-5 दिन है। ये 3A 3B को इज्जत तो अच्छे से वो कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं है सर। पहला डिटर्मिनेंट्स क्या था, एवरीबॉडी बोलो क्या था, प्राइस। ओके, प्राइस से रिलेटेड 3 पॉइंट थे सर, प्राइस नॉर्मल, फिर क्या था सर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर क्या था, प्राइस ऑफ क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और चौथा अभी हम क्या पढ़ा, इनकम। क्या इनकम के अंदर पॉइंट लिखते आएगा, यस सर। इनकम क्या डिनोट करता है सर, परचेसिंग पावर बढ़ जाता है कंज्यूमर का, क्या हाई इनकम, क्या मोर द इनकम मोर विल बी द डिमांड, अपने हिसाब से लिख दो, एंड लेस इनकम लेस विल बी द डिमांड। खत्म हो गया सर, 4 डिटर्मिनेंट्स आपके खत्म हो गए, और समझ के कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, एवरीवन यस और नो। सर और एक डिटर्मिनेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन कर लेते हैं। और सर हेडर्स तो आप कैसे भी मेमोरी टेक्निक से कर लोगे, मैं ये जता रहा हूं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अंदर के पॉइंट आप लिख सकते हो, आंसर इज यस। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर द कमोडिटी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटी। सर आमचा प्रश्न असा है की ही लँग्वेज नाही आली, हमको समझ गया कि जितना पॉपुलेशन ज्यादा उतनी डिमांड ज्यादा, और जितना पॉपुलेशन कम उतनी डिमांड कम। ये कंसेप्ट हमको समझ गया सर, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो हम वो लिखे तो मार्क्स मिलेंगे क्या, आंसर इज यस मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं कि आप एज इट इज रट्टा कर लो। क्या, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड। ये ग्रेटर अगर याद रहा तो अच्छी बात है सर। यहाँ पे वर्ड देखो, लार्जर और ग्रेटर, इस 2 वर्ड को अंडरलाइन करो। अगर तुमको टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज के हिसाब से लिखना है तो लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड of for the commodity, and smaller the size of population smaller will be the demand for a commodity। सर मैंने कहा ना लेक्चर लर्न करवाने वाला है, तो 5वां पॉइंट क्या था सर, साइज ऑफ क्या, पॉपुलेशन। क्या लिखोगे अंदर बताओ, साइज ऑफ पॉपुलेशन में ये 2 वर्ड देखो, लार्जर और जो भी है ग्रेटर, स्मॉलर और स्मॉलर। लार्जर द पॉपुलेशन बेटा, जितनी ज्यादा ग्रेट और लार्ज क्या रहेगी, डिमांड रहेगी। स्मॉलर द पॉपुलेशन, उतनी स्मॉल क्या रहेगी, डिमांड रहेगी। ये शब्द अगर आपने पकड़ लिए, हो गया अंदर का कंटेंट टेक्स्ट बुक से मैच। 5 पॉइंट तो हो गए सर, अब क्या ही करे करके, दिक्कत सर कोई नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से सही ढंग से पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो ये वाला पॉइंट 7वां भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई होप सारे बच्चे कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सर 1 मिनट से मुझे आपके मैसेजेस देखने दो। ठीक है, सही ढंग से जा रहे हो सर, बिल्कुल घाई मत करो। मैं बोल रहा हूँ ना, आराम से पढ़ो। अभी तुम लोग एक दिन में 10 चैप्टर करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये माइक्रो है सर, आराम से पढ़ना पड़ता है। पूरे मार्क्स भर भर के देगा, क्योंकि आप ओन वर्ड में लिख सकते हो, समझा तो। इकोनॉमिक्स की थियरी ओसी वाली बात नहीं है सर, समझो। अच्छा जम गया सर, अब दिक्कत नहीं, रिलैक्स हो जाओगे तुम लोग। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इफ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, then the demand will continue to be same irrespective of corresponding price। सर क्या कहना है इनका, बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम लोग क्या पढ़ रहे बेटा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। बोलो क्या, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एवरीबॉडी बोलो क्या, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। पढ़ो, हेडर क्या है सर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कमोडिटी नेसेसिटी में आता है सर, तो प्राइस चेंज होने का इस कमोडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है सर, और डॉक्टर ने कहा कि ये XYZ गोली लेके आओ, तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, आंसर इज यस। चलो सर हॉस्पिटल तो वन टाइम विषय है। किसी को ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो गई, बीपी की गोली है ना, किसी को डायबिटीज की गोलियां चालू हो गई, आपका बहुत क्लोज वन है, वो गोलियों की प्राइस तो बढ़ रही है, क्या आप ऐसे बोलोगे, अरे जाने दो प्राइस बढ़ गया यार,
होने दो तुमको बीमारी, वो गोली अपन ने अफोर्ड कर सकते हैं। सर प्राइस बढ़े या कम हो, कम भी हो गई तो ज्यादा नहीं खरीदेंगे, जितना गोली एक गोली तो एक ही लेंगे, ज्यादा भी हो गई तो भी रुकेंगे नहीं। तो ऐसा कमोडिटी नेचर भी क्या डिमांड को डिटरमाइन करता है? आंसर इज यस। अगर आपका नेचर ऑफ कमोडिटी नेसेसिटी है तो आप लोगों को प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिमांड जितना लगता है उतना रहेगा ही। खत्म हो गया सर, लर्न हो गया। लर्न हो गया मतलब लिखते आएगा, अगर इस पॉइंट से रिलेटेड आएगा, कुछ पॉइंट में फटाफट बता दूंगा क्योंकि मेन पॉइंट मैंने करा दिए हैं। देखो, इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी, याद रखना लेकिन ये वर्ड जरूरी है, अगर वो नेसेसिटी है देन यूज इज अनअवॉइडेबल, कि आप भाई इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, कि आप उससे यूज करना ही पड़ेगा। गोली बोली, डॉक्टर ने बोला कि गोळ्या घ्यायला लागतील तो घ्यायला लागेल, ऑप्शन नहीं है सर, अनअवॉइडेबल, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू एट द सेम इरिस्पेक्टिव। ये लैंग्वेज सर लर्न नहीं होता है, लर्न करो ही मत ना, आप समझ लो कि डिमांड कंटिन्यू रहेगा इरिस्पेक्टिव, काही फरक पड़ना नहीं वेदर उसका प्राइस बढ़े कम हो, काही घेना देना नहीं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सर फटाफट अब देख लेते हैं, ये एक पॉइंट बड़ी शांति से समझाना चाहूंगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, बोलो बेटा ई फॉर क्या, मेमोरी टेक्निक बाद में देखेंगे। एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट? फ्यूचर प्राइस। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल buy less in the present at the prevailing price, prevailing मतलब existing price. Similarly, if he expect the price to rise in future, he will buy more in the present at the prevailing price. अरे बाप रे सर, चलो समझते हैं इस चीज को, बाद में आराम से कर लेना भाई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का क्या विषय है? ये कंज्यूमर है, ठीक है, एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए चल रही है, करंट प्रिवेलिंग प्राइस का, ये वर्ड याद रखना आपको, अगर पूरे मार्क्स अच्छे मार्क्स चाहिए तो कुछ वर्ड वहां पे उठा लो सर। करंट प्राइस बोलो, प्रिवेलिंग प्राइस 100 रुपया चल रही है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं। इस बंदे को लग रहा है, और देखो 100 रुपए से प्रिवेलिंग प्राइस हो गया 110, 100 रुपए से प्रिवेलिंग प्राइस क्या हो गया? 110। प्राइस इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है बेटा बताना? बट ऑब्वियस सर, प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है 10 रुपए से। और तो प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये एक्सेप्शन में आएगा राजा, ये जो पढ़ रहे हो डिटर्मिनेंट्स ये अच्छे से कर लो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ोगे, अजम्पशन क्या एक्सेप्शंस, तो ये वाला पॉइंट वहां पे आएगा, इसलिए आप कंसेप्ट समझ लो इसका। सर प्राइस अगर बढ़ा है 100 से 110 हो गया है, तो व्हेन प्राइस रेज डिमांड क्या होना चाहिए? फॉल्स। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? यस सर। तो अब विषय क्या हो रहा है, लेकिन इसको एक्सपेक्टेड है कि प्राइस ना 200 रुपए तक जा सकता है। कितने रुपए तक जा सकता है फ्यूचर में? 200। तो भाई क्या बोलेगा, अरे यार 100 रुपए से 110 हुआ, अभी तो 10 का ही लॉस होगा, अगर अभी नहीं खरीदा तो फ्यूचर में 200 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर को लगा कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाला है, तो कंज्यूमर प्रिवेलिंग प्राइस पे क्या खरीदेगा सर? ज्यादा खरीदेगा। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन में जाता है कि प्राइस बढ़ने के बावजूद कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है, क्योंकि उसे लगता है और प्राइस बढ़ेगा। समझ में आया? प्रिवेलिंग प्राइस पे कंज्यूमर क्यों, कब ज्यादा बाय करेगा? इफ ही क्या सर, अब उसे लगा, इफ ही थिंक्स सो कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा। दूसरा एग्जांपल, सर ये कंज्यूमर है, ठीक है, 100 रुपए का गुड्स चल रहा था और सर प्राइस हो गया 90 रुपीज। तो जब प्राइस फॉल हुआ तो एक्चुअली डिमांड बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस 20 रुपए तक जा सकता है। तो कंज्यूमर ने क्या किया सर? अगर कंज्यूमर ने यह सोचा कि फ्यूचर में प्राइस और कम होगा, तो बोलेगा कि अभी क्यों खरीदूं, रुक जाता हूं मैं। तो वो क्या करेगा? लेस बाय करेगा एट प्रिवेलिंग प्राइस। सर लाइन लर्न करवा देता हूं आपको, अभी हो गया मेरा अंदर कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। अगर कंज्यूमर ये सोचेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो प्रिवेलिंग प्राइस पे वो क्या खरीदेगा? ज्यादा। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और कम होगा, तो प्रिवेलिंग प्राइस पे वो क्या खरीदेगा? लेस। खत्म हो गया। लैंग्वेज सर जिन बच्चों को ये वो स्किप कर रहे थे, जरा देखिए कि आप लोगों को ये अभी याद रह जाएगा क्या। एवरीवन पढ़ लीजिए सर, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, और एक कंसेप्ट है सर, ये रट नहीं सकते आप, और समझा तो फिर डेफिनेटली लिख जरूर सकते हो। इफ अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल्स, फ्यूचर में प्राइस कम होगी, बताओ ज्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा? इन द फ्यूचर ही विल बाय लेस। समझा क्या लॉजिक? अगर फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है तो करंट प्राइस पे लेस बाय करेगा प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। सिमिलरली अगर वो एक्सपेक्ट करेगा कि प्राइस राइज होगा फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो ही विल बाय मोर इन द व्हाट? प्रेजेंट प्रिवेलिंग प्राइस। खत्म हो गया सर, डन। चलो
सर अब फटाफट डिटर्मिनेंट्स को खत्म करते हैं। एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज इन व्हाट बेटा प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड लीड टू डिमांड फॉर व्हाट मेनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक, टूथब्रश एक्सेट्रा। सर क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं सर, जहां पे बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि अगर आप परफ्यूम लगाओगे तो 10 लड़कियां ज्यादा देखेगी, है ना। मतलब क्या ही फालतू ऐड दिखाते, लेकिन दिखाते तो है। तो ये क्या हो गया सर? डिमांड बढ़ी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। गले में खिचकिच हो रही है, कौन सी गोली लो? विक्स की गोली लो। तो मुद्दा क्या है सर? एडवर्टीजमेंट क्या डिटर्मिनेंट है? यस सर, जितना इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा उतना डिमांड आपका बढ़ जाएगा। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, क्योंकि आपके मेन मुद्दे लर्न हो चुके हैं अभी और ये सिंपल है। टेस्ट and habit of consumer influence the demand for commodity. If consumer like to what beta eat chocolate or consume tea, he will demand more of them. कितना लॉजिकल, कितना सिंपल था सर। मतलब सिर्फ एक बार पढ़ो तो भी ध्यान में रह जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और बाद में हम इसका सम अप अच्छे से कर लेंगे, टेंशन मत लो। Similarly, when new fashion hit the market, the consumer demand that particular type of commodity. If the commodity goes out of fashion, then suddenly he demand for that product tend to what बेटा fails. तो आपको क्या याद रखना था? पहले टेस्ट के हिसाब से बात किया कि उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को अगर चॉकलेट और टी ज्यादा पसंद है तो उसका ज्यादा डिमांड करेगा, टेस्ट वाला विषय खत्म। फिर उन्होंने कहा फैशन, ठीक है, टेस्ट या हैबिट, चॉकलेट पसंद या चाय पीने की हैबिट है तो डिमांड करेगा, 3 बजे दोपहर को चाय चाहिए तो चाहिए। लेकिन फैशन, अगर फैशन चेंज हुआ तो आउटडेटेड वालों का डिमांड कम और नए फैशन में आए चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा। खत्म सर। लेवल ऑफ टैक्सेशन सर, हाई रेट ऑफ टैक्स रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप वाली बात है। दिस टर्न वुड रिजल्ट क्या बेटा? डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। लेवल ऑफ टैक्सेशन याद रखो सर, 8 मार्क्स का सवाल आया तो लिखते आना चाहिए। लेवल ऑफ टैक्सेशन क्या लिखोगे अंदर सर? आपने बताना है कि अगर टैक्स ज्यादा रहे सर तो डेफिनेटली क्या बढ़ जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस। और बाकी का लाइन तो आपको लिखते आ ही जाएगा। अगर सर प्राइस बढ़ गया, दिस टर्न वुड रिजल्ट इन व्हाट बेटा? डिक्रीज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगा। कुछ नहीं लिखना था सर, लेवल ऑफ टैक्सेशन सिर्फ हेडर याद रखना था। अदर फंक्शन सर, क्लाइमेट कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम, जितना लिखना उतना लिखो सर। 10 पॉइंट हमारे खत्म हो गए बेटा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सबसे पहले आपको लिखते भी आएगा क्या पॉइंट था? प्राइस। क्या अंदर लिखते आएगा? प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या सर? एलिमेंट क्या इंपॉर्टेंट क्या बेटा? डिटर्मिनेंट से क्या सर? टू डिसाइड डिमांड। फिर अंदर तो आप लिख ही दोगे, प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगा? कम। प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगा। खत्म। उसके बाद दूसरा क्या देखा? प्राइस ऑफ, चलो 5 से 6 पॉइंट मुझे बता दो। प्राइस के बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर क्या था? इनकम के बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, 5 पॉइंट हो गए। एडवर्टीजमेंट 6वां पॉइंट हो गया। टैक्सेशन पॉलिसी 7वां पॉइंट हो गया। अदर्स फैक्टर 8वां पॉइंट हो गया। और क्या चाहिए सर? टेस्ट, हैबिट, फैशन 9वां पॉइंट हो गया। दोस्तों इतने 8-9 पॉइंट लिखोगे तो भी तो दिक्कत नहीं है सर, और अंदर का आपको लिखते भी आना चाहिए। बिना समय गवाए आप एक काम कीजिए, मैंने बहुत धीरे लेक्चर लिया है मुझे पता है सर, ये फास्ट नहीं बता सकते आप बेटा, लेकिन वही तो बोल रहा हूं कि 3A 3B को संभाल लो ना। और फास्ट बताना मतलब इसमें हर एक पॉइंट में लॉजिक है ना। आप समझो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला प्राइस, अब अंदर कैसे लिखेगा बच्चा उसे पता है। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस विल राइज इन फ्यूचर, तो मुझे बताना फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगी ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो करंट में वो ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा? बोलो तो। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट प्राइस पे ज्यादा खरीदेगा कि कम खरीदेगा? मोर और लेस, चलो टाइप करो मोर और लेस। एवरीबॉडी मोर, सिंपल सी बात है। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो करंट प्राइस पे वो ज्यादा खरीदेगा कि कम? मोर और लेस, फ्यूचर में प्राइस कम होगा ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेस, सिंपल सी बात थी सर, डन हो गया। बस यही तो इकोनॉमिक्स है। और सर इतना कर लिया ना आपने, मैंने डिटर्मिनेंट्स कहा था, डिटर्मिनेंट्स करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। वो तो एकदम सिंपल है सर, और लर्न करना है तो समझना पड़ेगा। 2 चीजें अलग अलग है। आप सिर्फ फटाफट भागोगे और फिर बोलोगे यार सर लक्षार्थ आपने लेता है इतने, तो भाई आप गलत पढ़ रहे हो। देखो इसमें मैं आपको बताऊं, अजम्पशन कहां पे गए सर? ये रहा अजम्पशन। अभी डिटर्मिनेंट्स के, इनकम कांस्टेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन नो चेंज, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, फ्यूचर चेंज का एक्सपेक्टेशन देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। मतलब सर डिटर्मिनेंट्स को एक तो नो चेंज लगाओ, नहीं तो कांस्टेंट वर्ड लगाओ,
नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, क्या डिटरमिनेंट्स में पढ़ा? आंसर इज यस। ओके, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, क्या डिटरमिनेंट्स में टैक्सेशन पॉलिसी पढ़ा? आंसर इज यस। खत्म हो गया सर तुम्हारा अजम्पशन। तो लॉ ऑफ डिमांड में देखो, शेड्यूल में प्रॉब्लम नहीं है, कर्व में प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हो जाता है, अजम्पशन में दिक्कत है मालिक। और अजम्पशन देख लो, तुमने तो 11 पॉइंट पढ़े डिटरमिनेंट्स में, इनकम पढ़ा था, इनकम बदलने की वजह से क्या तुम्हारा डिमांड बदलता है? क्या? आंसर इज यस। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते तो हम क्या स्टेटमेंट यूज करते? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेज, उसे क्या कहते हैं सर? लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में कौन से रिलेशनशिप बताया? ओनली प्राइस एंड डिमांड, और बाकी के फैक्टर सर वो हम अज्यूम करेंगे क्या है? कांस्टेंट। तो अजम्पशन क्या है? बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। देख लो, हो गया तुम्हारा और एक क्वेश्चन हो गया सर। और तुरंत ये वाला करो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तुरंत ही पढ़ लो। उन्होंने क्या कहा? इफ लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू, अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड को सच साबित करना है, देन कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। अंदर का देखो लैंग्वेज भी कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? इफ देर इज अ राइज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट ए गिवन प्राइस। और ये रीजन भी बता रहे सर, आपके हिसाब से तो प्राइस बढ़ा तो इनकम आप डिमांड कम होना चाहिए ना? बोलो मेरे को दोस्तों, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होना चाहिए ना? हाँ, तो वो कह रहे कि इसीलिए हम बोल रहे कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम रखो। अगर इनकम कांस्टेंट नहीं रहा तो क्या होगा? इफ देर इज अ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट ए गिवन प्राइस। तो आपका लॉ ट्रू साबित नहीं हो गया, लर्न हो गया। लिखना कैसे वो समझो अंदर। नो चेंज इन क्या? लेवल ऑफ इनकम। अब देखो सर, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, अजम्पशन डन हो गए लॉ ऑफ डिमांड के। इट इज अज्यूम दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। और सर जो हेडर है ना, अंदर का लैंग्वेज भी देखो कैसे लिख रहे हैं, रटना नहीं हमको। इट इज अज्यूम दैट, अजम्पशन है सर कि साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या रहेगा? देयर इज नो चेंज। आगे सर, एनी चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट द टोटल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अरे बाप रे सर, मतलब ये दोनों पॉइंट देखो सर, अजम्पशन लर्न हो जाएगा। उन्होंने कहा इट इज अज्यूम साइज ऑफ पॉपुलेशन सेम रहेगा। बोला क्यों ऐसे? वो बोलेगा देखो सर, तुम्हारा लॉ क्या बोलता? प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड क्या होना चाहिए? कम। लेकिन सर साइज ऑफ पॉपुलेशन ही बढ़ गया तो प्राइस कितना भी बढ़ने दो, डिमांड तो बढ़ती ही जाएगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे? साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ना पॉपुलेशन बढ़ेगा और ना डिमांड बढ़ेगा, ऐसे हम असम्पशन लगा रहे। इसलिए बोलते बहुत बार असम्पशन ढोकले जैसे भी होते हैं इनके। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स क्या बेटा? कांस्टेंट। हेडर तुमको लर्न हो गया, मैं अंदर का कंटेंट बता रहा हूं कि असम्पशन कैसे लिखने हैं, याद कैसे करने। और अगेन मैंने बोला ना, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली इकोनॉमिक्स। चलो सर, असम्पशन लिख रहे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन क्या? कांस्टेंट। अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स लिख लेते हैं अपन, टी और क्या? कॉफी। उन्होंने अभी अंदर का समझते हैं। इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। वाह वाह वाह, क्या ढोकले सर। पहला पॉइंट तो हेडर को ही अज्यूम लगा के लिख रहे, तो एक पॉइंट तो ऐसे भी बन रहा बच्चों का, रटने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफी है सर। इट इज अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर दिया सर? इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। वाह वाह, हमको बोलते फेंको मत, और इन्होंने टेक्स्ट बुक में फेंका हुआ है सर। एक लाइन तो ऐसे ही बन गया। अच्छा, दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट है, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। सर ये थोड़ा लॉजिकली कंसेप्चुअली बताते हो क्या? यस दोस्तों, देखो चाय का भी 10 रुपया प्राइस था और कॉफी का भी क्या था? 10 रुपया प्राइस था। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, इसको देखो समझा रहा हूं और समझ लो दोस्तों। अब क्या हुआ सर, अब मैं सिर्फ कॉफी की अगर बात करूं, ध्यान से सुनना, अब मैं सिर्फ अगर कॉफी की बात करूं तो क्या होता है मालिक कि कॉफी का प्राइस अगर 7 हो गया, कम हुआ तो डिमांड बढ़ना चाहिए था। कॉफी का प्राइस अगर 15 हो गया, ज्यादा हो गया तो डिमांड कम होना चाहिए था, माना सर। लेकिन ना प्राइस 7 हुआ ना 15 हुआ, 10 ही रुपया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया सर, चाय का प्राइस 100 रुपया हो गया। अब क्योंकि चाय का प्राइस 100 रुपया हो गया तो कॉफी का तो कुछ लेना देना था नहीं, अचानक से सर डिमांड इंक्रीज हो गया। अरे बाप रे, तो इन्होंने कहा ऐसे भी झोल हो गए। तुम तो बोल रहे हो प्राइस कम होने के बाद डिमांड बढ़ना चाहिए था, कॉफी का तो कुछ भी नहीं हुआ, डिमांड क्यों बढ़ा फिर? क्योंकि सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हो गया। बोले अजम्पशन, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। कटकटिश नहीं चाहिए, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, भाई लगा दो अजम्पशन लगा दो, ये लॉ झोल कर रहा है। तो उन्होंने बोला ये रहेगा बात, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स, अजम्पशन डन।
सर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। सर हमने ऐसे लिख दिया तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मार्क्स मिलेंगे क्या, मिलेंगे, क्योंकि आप गलत नहीं लिख रहे हो, आप कंसेप्चुअली सही लिख रहे हो। तो हेडर्स सर अच्छी बात है, याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं करके। ओके चलो, इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स अनचेंज। सर पहला लाइन तो ढूकले देखो ना, वही लिख रहे जो हेडर है, तो आप लोग तरीका समझो आगे। बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर। बेटा देखो ये दोनों का ना लाइन सेम ही है, अगर आप ऑब्जर्व करो 3 और 4 नंबर का पॉइंट देखो, कंसेप्ट तो मैंने बताई, लेकिन आप देखो बिकॉज चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अदर, ऐसे लिखते जाना है तो फुकट के मार्क्स से ही है। एज इट इज मार्क्स में बोल रहा हूं, लर्न हो रहा है सर, ऐसे मत समझो कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों का ही लर्न होता है सर, वो समझते हैं, तुम्हारा भी इकोनॉमिक्स लर्न हो रहा है, इस बात को समझो। यस और नो, यस सर। ओके, नो चेंज इन सर टेस्ट हैबिट, पहला लाइन सर फेको, इट इज अज्यूम दैट, वही चीज वापस वापस लिख दिया है तो फुकट का एक लाइन बन गया सर जो हेडर है। अब दूसरा, इसका रीजन भी दो, राइट, यहां तक तो वही फेंका हुआ है सर उन्होंने। रीजन क्या है सर, रीजन एकदम सिंपल है, एनी चेंज इन द फैक्ट दिस फैक्टर विल लीड टू चेंज इन डिमांड। सर इससे सिंपल क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमांड अगर आ भी गया तो अजम्पशन में बच्चे बोलते हमको हेडर तो लर्न हो जाता सर, अंदर के पॉइंट कैसे लिखे वो दिक्कत है, क्या अंदर के पॉइंट भी हमको समझ रहे हैं क्या अभी, बोलो यस और नो। सिंपल है ना सर, समझा तो सिंपल है, हम डर जाते हैं, हम पढ़ते नहीं, वहां तक जाते ही नहीं। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन द व्हाट बेटा डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि सर ये देखो, therefore assume that there is no change in the policy of taxation by government, the law of demand is explained with the help of what, demand schedule। anyways तो assumption learn सर, मजाक मजाक में आज हम सुबह सुबह आए, जो बच्चा एंड तक रुका, देखो क्या होता है ना बेटा, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना कि सर अभी 5 दिन पे पेपर आ गए यार, थोड़ा फटाफट पढ़ा दो ना, ये क्या मतलब धीरे धीरे इतना माहौल कर रहे तुम, एक एक लाइन एक एक लाइन, बट क्या करूं ना मैं अभी। कैसे है कि सर पढ़ाने का तो 1 घंटे में देखा तुमने 40 मिनट में या 24 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन करके पढ़ा हुआ है, बट वो कब रिवीजन का फायदा होता है, जिन बच्चों ने रेगुलर लेक्चर के या समझा है, उनको क्विकली बता दिया तो भी हाँ पता है, इसलिए आप भी उस लायक बन सकते हो कि बहुत टाइम है अभी भी। ऐसे मत समझना कि सर पूरा सिलेबस नहीं, 5 चैप्टर पहले अच्छे हुए सर, और देखो आज की 5 तारीख है, 3A भी हो जाता है ना, अच्छे से हो जाता है लिख के जैसे मैं कर रहा हूं, इनफ, कोई गाय नहीं, 3B हो जाता है, बहुत अच्छी बात है सर। और फिर लास्ट 2 दिन में हम मैक्रो करेंगे चलेगा, लेकिन नेशनल इनकम आप, मैंने वो वीडियो भी मैं इफ टाइम मिले तो मैं वो पोस्ट करता हूँ, जो नॉर्मल रिकॉर्डेड लेक्चर था मेरा, वो आप एक बार देखिएगा। नेशनल इनकम का टेंशन खत्म हो जाएगा, जिन बच्चों को लगता है ना जैसे नेशनल इनकम होगा ही नहीं सर, वो तो डायरेक्ट स्किप करेंगे, करना मत करके, सब लर्न हो जाएगा एज इट इज। 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया है, एक के बच्चों को पता ही रहेगा वैसे तो, बट ठीक है। चलो ये हो गया सर, अभी क्या लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन। सर अभी लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन तो बता दिया, लॉ ऑफ डिमांड में कैसे लिखना होता है सर चीजें। देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना होता है बता दूं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पेपर में ये सवाल आ गया ना, आपको बता दूं न्यू सिलेबस आने से पहले का पेपर पैटर्न क्या होता था वो सुनो। हर एग्जाम में एक सवाल फिक्स होता था, लॉ ऑफ डिमांड, एक तो उसके कभी अजम्पशन पूछते थे, नहीं तो एक्सेप्शंस पूछ लिए जाते थे, लेकिन फिक्स होता था। सिर्फ पिछला एग्जाम ऐसे था जहां पे उन्होंने पैटर्न चेंज किया, लेकिन अगर वो उनको थोड़ा अक्कल ठिकाने पे आ गया और चलो एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिफरेंट पूछ लिया है, तो हो सकता है लॉ ऑफ डिमांड पूछे। और सर लॉ ऑफ डिमांड अगर पूछा तो आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले आप लिखते हो लॉ का इंट्रोडक्शन, एकदम सिंपल है। फिर दूसरा आपका आता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद सर यहां पे इन्होंने अजम्पशन दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा आप शेड्यूल बनाइए, और ये शेड्यूल में ज्यादा दिक्कत नहीं है सर, आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मेरा वो लेक्चर देखा ही रहेगा, बस वही चीज है, एक जगह रहेगा प्राइस, एक जगह रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, कॉलम सिर्फ इतना याद रखना है। फिर चौथा आप क्या बनाते हो, ग्राफ, और ग्राफ भी कोई दिक्कत नहीं है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है सर। ग्राफ का एक्सप्लेनेशन कोई बड़ी बात नहीं है सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है वो दिखाते हैं। एक्स पहला लाइन तो ऐसे होता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, डी डी डैश ये डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है। बस आप लोग तरीका समझो, रटना और भूल जाते हैं, समझोगे तो ना वो याद रहता है करके परफेक्ट। और 5वां पॉइंट आप देखो अजम्पशन, और हमारे अजम्पशंस तो हो भी गए लर्न,
मैं मेरी टेक्निक सर बाद में दे दूंगा, वो रिवीजन लेक्चर में दिया, क्विक रिवीजन में दिया। जैसे कि अभी तो सर देखो ना 10 तारीख के बाद अकाउंट का पेपर होगा, 11-12 का इसी चैप्टर का मैं क्विक रिवीजन अगर कराऊं तो आप देखो कि वहां पे हम फटाफट क्विक रिवीजन में सिर्फ मेमोरी टेक्निक लेके लर्न कर लेंगे तो भी समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट मालिक। और छठवां पॉइंट क्या है, एक्सेप्शंस। और सातवां सिग्निफिकेंस भी होगा करके। तो ऐसे करके हमें पढ़ना है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, कोई टेंशन है नहीं करके। सर यस, अभी इंट्रो में क्या लिखना है, इंट्रो में आपका लर्न करवा के देता हूं। मतलब ये लेक्चर खत्म होने से पहले कुछ पार्ट जो छोटी छोटी बातें उसको हम डन ही कर देंगे सर, और डायरेक्ट लर्न, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लर्न। इसके बाद कोई तो आपका प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। इंट्रो में क्या लिखना है, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। बोलो एवरीबॉडी, किसने दिया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स, which was published in the year of 1980। ये कभी मैच द पेयर्स में भी आ जाता है बेटा, 3 वर्ड याद रखने। चलो एवरीबॉडी, द लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस्ड बाय क्या, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स which was published in the year of 1890। हिंदी में बोल रहा हूं, बच्चे वहां पे एग्जाम में 1980 लिख के आ जाते हैं। अबे ढोकलो 1980 अब भी वो बहुत पुराना है, 1890। अबे देखो 1880 नहीं। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इंट्रोडक्शन में आपको 2 स्टेटमेंट आने चाहिए। बोलो कौन से 2 स्टेटमेंट आएंगे इंट्रोडक्शन में, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1819। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, दिस लॉ एक्सप्लेन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट बेटा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इंट्रोडक्शन खत्म। बोले यस और नो, यस सर। फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सर अभी बच्चे डर जाएंगे, बोले स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते सर, ये लर्न थोड़ी ना हमसे होता है, डोकलो होगा होगा होगा। देखो ये हो गया क्या इंट्रोडक्शन, बोलो द लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1890। ठीक है, 1980 नहीं। दूसरा, दिस लॉ एक्सप्लेन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट बेटा, प्राइस एंड क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी क्या बेटा, डिमांडेड। और ये होता है बेटा 1988 आ जाता है, लेकिन 1890 ऐसे लिखो। ओके चलो सर, स्टेटमेंट में क्या करे सर, स्टेटमेंट में सर लॉ ऑफ डिमांड में ये दिक्कत आता है बेटा, एकदम सिंपल है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब तुम बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू लिखना, अबे ढोकलो ऊपर किया ना, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल नाम आया ना, तो बाकी बार बार क्यों लोड लेने का, लिखो ना, 3 घंटे में दिखाओ कि हम बहुत होशियार बच्चे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, other things being equal, वाह वाह, higher the price of commodity, smaller its quantity demanded, lower the price of commodity, larger quantity demanded। और ये सर इन्वर्टेड कॉमा में, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। सर हम ऐसे लिखे क्या सर, व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड रेज। बेटा यहाँ पे मैं आपको कहूंगा, आप इन अदर वर्ड ऐसा लिख सकते हो। देखो ये भी तो पार्ट है, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको और थोड़ा इंप्रेशन जमाना है तो ये लर्न कीजिए। सिंपल है ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सिर्फ ये वाला वर्ड करो, हायर द प्राइस स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड, हायर प्राइस स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड, एंड क्या था सर, लोअर प्राइस लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड। भावना वही है, सिर्फ शब्द को याद रखो, क्योंकि आप किसी ने कहा है ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हो तो अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और नहीं आया तो कोई नहीं, ये दूसरा है ना, इन अदर वर्ड, other factor remains constant if price of commodity raise demand falls and when price of commodity falls demand क्या बेटा, raise। तो वही तो बात है, ऊपर जो पढ़ा ना सर कंसेप्चुअली, यहाँ पे काम में आता। कहां पे रटना पड़ रहा है सर, अपने वर्ड में लिख दो, स्टेटमेंट हो रहा है सही चीज। ओके, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब बच्चों को ये पता है लेकिन लिखते नहीं आते, मतलब लिख के नहीं आते क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं पता। ये तो सबको पता था, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट बेटा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, सबको पता था, फिर लिखा क्यों नहीं, बोले अरे सर ये भी लिखना था। अबे ढोकलो लिखना ही था, तो क्या वहां पे क्या तुम 3 घंटे, मैं तो बोल रहा हूं तुमने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा किसको पता, 3 घंटे में दिखाओ कि हम तो होशियारी है सर। ऐसे भर भर के प्रॉपर लिखो ना इको का पेपर, क्योंकि इको के पेपर में क्वालिटी को मार्क्स है, आप क्वांटिटी लिख भी क्या सकते हो सिंबॉलिकली, ये याद रखना सर। फंक्शनल रिलेशनशिप क्या बताया, dx इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या, तो d रिप्रेजेंट डिमांड फॉर कमोडिटी, और बाकी का कहा गया सर यार, x कमोडिटी फंक्शन और प्राइस ऑफ, देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, खत्म सर।
तो देखो क्या हो गया सर, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हमने क्या कर दिया, इंट्रो, हमने स्टेटमेंट कर लिया, हमने अजम्पशन कर लिए, और ये तो करने की जरूरत भी नहीं, तुम्हारा लॉ हो गया। शेड्यूल, शेड्यूल में सिर्फ इतनी बात याद रखना सर, क्या याद रखोगे, ये सर ये टेबल ना लर्न नहीं होते सर, वो अंदर का, ये ऐसा आना चाहिए जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, वहां पे जाके क्यों दिमाग चला रहे हो। दो कॉलम के हेडर क्या आएंगे, एक में आएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक में आएगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। बोलो, एक में आया प्राइस, एक में आया क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कौन सा रिलेशनशिप है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। बोलो, लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशनशिप है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। बोलो यस और नो, यस। तो प्राइस में क्या लिखोगे बेटा, इतना याद रखना, अगर प्राइस तुम 50, 40, 30, 20, 10, मतलब अगर प्राइस तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। सिर्फ नंबर ऐसा लिखना याद रखना, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड रेस। देखो बस हो गया तुम्हारा शेड्यूल, मिल गए मार्क्स इसके लॉ ऑफ डिमांड में। 50 सर मेरे को ना ऐसे नहीं लिखने का सर, मैं लिखूंगा 5, 4, 3, 2, 1, चलेगा, मार्क्स कट हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि तुम कंसेप्ट सही बता रहे हो। समझ में आ रहा है क्या टेबल में, यस सर। और सर ये नीचे का भी लिखना रहेगा क्या, ये क्या विषय है सर, हाँ लिखो सर। क्या लिखे इसमें, अपने शब्द में लिखो, व्हेन प्राइस वॉज कितना बेटा, 50 रुपीज, देन डिमांड इज 1 kg, व्हेन प्राइस क्या डिक्लाइन टू 40 रुपीज, डिमांड रेस टू 2 kg, एंड व्हेन प्राइस 10 रुपीज, डिमांड 5 kg। ऐसे लिखो, और बाद में लिखना वी कैन क्या सर, हम वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द अबोव टेबल क्या, thus the price and price of commodity falls, quantity demanded raise, when price of commodity raise, quantity demanded falls। वही तो सर बोली बच्चन है, and that's why this show inverse relationship between price and quantity demanded। बेटा मैं मुझे बताओ, ऊपर जो पढ़ा वही था कि नहीं था, हाँ सर। ये चीज अपने शब्द से लिख दो भाई, ये जो मैंने बताया। बस आप लोग डरते हो ना, इसलिए तुमको ना सक्सेस का रास्ता नहीं मिलता, तुमने वो हवा बना के रखा और इकोनॉमिक्स अवगढ़ है। इतना सिंपल है, मेरे साथ लर्न हो रहा है। शेड्यूल में कुछ नहीं करना, एक कॉलम प्राइस का, एक कॉलम डिमांड का। प्राइस में लिखा 50, 40, 30, 20, 10, प्राइस कम हो रहा तो डिमांड बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, उसका शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इसको। जो ऊपर है वो लिखो अपने शब्द में, और लास्ट में ये लाइन तो तुमने ऊपर ढोकलो पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन में, क्या कि when price raise demand falls, when price falls demand raise, in the above table we see that, and that's why it is which relationship, inverse relationship। सर शेड्यूल हो गया, आप ग्राफ बनाए क्या, ग्राफ सर ये तो क्या सर ये हमको ना इसी स्केल लेके बनाना पड़ता है क्या, नहीं रे राजा। सर ये ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ता है क्या, नहीं रे बेटा, तुमको वहीं पे बनाना है वो। तुम समझो, वाई एक्स ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दो। सर वो 1 सेंटीमीटर इतना डिटेल में करना है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। आप लोगों को क्या करना है, ऐसा एक लाइन, ऐसा एक लाइन, बन गया सर। हाँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, बचपन में पढ़ा था, कुछ कुछ ढोकले इतने ढोकले रहते कि वो इसको एक्स एक्सिस बोलते। अब मेरे को बताओ अब क्या सिखाएंगा टीचर, वो इसको वाई लिख के आते, बोलते मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिला। अब क्या मिलेंगे रे राजा, वाई, अच्छा फिर बोलते सर ये भी ठीक है, अपना भूल गए वाई एक्सिस पे क्या था। अच्छा फिर अब कौन बचाएगा बेटा, यहां पे तुम्हारा प्राइस है, क्या है बोलो, प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। यहां पे भी क्या मिस्टेक करते पता है, बोले सर हमको क्या लगा पता है, इधर चालू करेंगे 50, 40 ऐसे, क्योंकि हमने 50 से टेबल चालू किया। अबे नॉनसेंस, यहाँ पे इसे नहीं रहेगा। जो भी बच्चा, ऐसी मिस्टेक तो मत करो यार। और मुझे पता है आप नहीं करोगे, आपका कोई दोस्त तो रहेगा ना, वो ऐसे झंडू बम जैसे काम करते सर यहाँ पे। अब क्या बोलने का इन बच्चों को, मतलब थोड़ा तो ध्यान से देखो। यहाँ पे सर 10, और यहाँ पे सर क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, क्वांटिटी डिमांड। क्या लिखे सर, 1, 2, 3, 4, 5। सर अब क्या करो, 50 रुपए में कितना था 1, आप बेसिकली इतना कर सकते हो, नहीं तो ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो ना तो भी चलेगा। चेकर स्केल लेके देखता नहीं कि क्या है। आपने वाई एक्सिस पे क्या लिखा, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांड। तो हो गया सर हमारा ग्राफ, इतना ही था। हाँ सर एक्सेप्शन वाला भी लिखना पड़ता है। सर नॉर्मल केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड था, एक्सेप्शंस में प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ता है, इसलिए वहां पे अपवर्ड कर्व है, बस इतना सा फर्क है। फॉर एग्जांपल 10 से प्राइस 20 हुआ, कंज्यूमर को लग रहा 50 होगा तो ज्यादा कमोडिटी खरीदता है, बस सर। और सर हमने यही निकाला तो चलेगा क्या, आंसर इज यस, चलेगा सर। लेकिन सर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी रहता है क्या, रहता है ना बेटा। क्या रहता है पता है, ये देखो, ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, और कितना फालतू एक्सप्लेनेशन है देखो। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड फॉर कमोडिटी, मतलब उन्होंने कहा है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। अच्छा,
वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। उन्होंने कहा है वाई एक्सिस पे प्राइस है। 2 लाइन तो हो गई ना सर फुकट ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, DD इज डिमांड कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सवाल होता है आपका, डिमांड कर्व का स्लोप क्या है बेटा, अपवर्ड की डाउनवर्ड। नॉर्मल केस में, चलो ये बहुत सीए फाउंडेशन वाले जो बच्चे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, और आप भी याद रखो, नॉर्मल सिनारियो में डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। लेकिन एक्सेप्शनल केस में डिमांड कर्व क्या जाता है, अपवर्ड। नहीं समझा सर? बेटा पेपर अगर कंसेप्चुअल हुआ तो याद रखना, सब लिखना है। नॉर्मल केस में डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल ही रहेगा, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम क्या, लेफ्ट टू राइट, विच इज इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड। पहले ये खत्म करता हूं फिर मैं कंसेप्ट बताता हूं। पहले ग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझा क्या बेटा, यस और नो? एक्स एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या, डीडी डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप, एंड इसलिए कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो सर हो गया ना। हमने क्या किया, इंट्रो। इंट्रो में क्या था, द लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1890 1980। नहीं, मैथ जीपीएस में याद रखना। तो दूसरा हमने क्या किया सर, इंट्रो हो गया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखा दिस लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय क्या, प्रोफेसर मार्शल। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इन अदर वर्ड लिखना है, व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड रेज। इंट्रो हो गया सर, इंट्रो हो गया, स्टेटमेंट हो गया सर, शेड्यूल, शेड्यूल भी बता दिया, प्राइस और क्या, क्वांटिटी डिमांड। फिर सर ग्राफ, ग्राफ भी बता दिया, ग्राफ ऐसे जाता। सर शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन, अरे 1 2 3 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना भावना मैंने जो बताया। ग्राफ का एक्सप्लेनेशन 1 2 3 और 4 पॉइंट आएंगे ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में। पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे क्या, तीसरा पॉइंट डीडीए डिमांड कर्व है, चौथा पॉइंट इसका स्लोप डाउनवर्ड है, पांचवा पॉइंट बोलना है कौन सा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। ये तो आप ग्राफ और शेड्यूल दोनों जगह लिख रहे हो। अजम्पशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो लॉ ऑफ डिमांड इस सेशन में खत्म हो गया। इंट्रो, स्टेटमेंट, शेड्यूल, ग्राफ और क्या, अजम्पशंस। और दोस्तों क्योंकि अब मेरा सीए फाउंडेशन का बैच है ऑफलाइन, तो कॉलेज रोड के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। तो सर लग्जरियस गुड, एक्सेप्शंस केस, एक्सेप्शन देखे ना, एक्सेप्शन कोई डिफिकल्ट नहीं था, मैं आपको दिखा दूं क्योंकि अभी मेरे और भी बैचेस है, मैं आऊंगा ना आपको। देखो दूसरा पार्ट है और मैं बहुत आराम से जा रहा हूं, तो एक्सेप्शन भी लर्न हो ही जाएगा अगर आप शांति से देख रहे हो। तो बस अपने सारे दोस्तों को बोल देना भाई कि देखो, तो क्या होता है, ये आप आपका काम है एक बार बताना, वो देखे नहीं देखे उनकी मर्जी है कि नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये गिफन पैराडॉक्स क्या है सर, सब समझा दूंगा आपको, जैसे ये समझा ना वो भी समझेगा। मैंने कहा ना, प्रेस्टेज गोल्ड शॉप करने के लिए प्राइस बढ़ी तो भी हम ज्यादा खरीदेंगे। स्पेक्यूलेशन वही है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जैसा बात है। स्पेक्यूलेशन मतलब आज प्राइस 10 हुआ, कल 12 हुआ, लोगों को लगेगा 100 तक जाएगा तो ज्यादा खरीदेंगे करके, ठीक है। प्राइस इल्यूजन होते ना, पॉपकॉर्न हे 100 ला है सर, हे 110 ला है, अपन बोलते 10 रुपया ज्यादा लेते अच्छा रहेगा, अच्छा ज्यादा प्राइस अच्छा क्वालिटी, ऐसे वाला बात, ठीक है। इग्नोरेंस, पता ही नहीं लोगों को। हैबिचुअल गुड्स, सुट्टा, सर 100 सिगरेट के प्राइस कितने ही बढ़ने दो, लोग नहीं रुकने वाले सर, ठीक है, ऐसे वाली बात है। और ये बात तुमको बता दूं, सिर्फ ये याद रखना बेटा, अगर तुमको ऐसे पूछा, डिमांड कर्व का स्लोप ऑलवेज क्या रहेगा, डाउनवर्ड, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में वो अपवर्ड रहेगा, इतना। अगर एक्सेप्शनल वर्ड आया ना तो डिमांड का अपवर्ड, बाकी एवरी टाइम नॉर्मल सिनारियो में क्या रहेगा, डाउनवर्ड। वो बाद में आके मैं बता दूंगा। क्या डन हो गया बेटा? ये लास्ट टाइम जो सवाल आया था वेरिएशन, चैप्टर खत्म हो गया। और जो सीएमए वाले बच्चे हो तो बहुत ध्यान से इकोनॉमिक्स को पढ़ो सर, क्योंकि वहां पे इसीलिए लग जाती है तुम्हारी। अभी खत्म हो गया तो दिक्कत नहीं, समझा राजा एवरीवन? चलो यस और नो, तो यहाँ पे रुकते दोस्तों, मिलते हैं जैसे ही टाइम मिले, ठीक है, डन। पहला 3A देखो, पहला लेक्चर भी देखो, अपने यूट्यूब चैनल पे ही है। 3B पार्ट है, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 में बचा हुआ पार्ट खत्म कर दूंगा। 3A भी मैं ऐसा आपको बता दूंगा। तो 3A 3B 24 मार्क कॉन्फिडेंस के साथ आपके रहेंगे, मतलब पेपर में आपको लिखते आएगा। और मैं कह रहा हूं ना, और आई होप जो मेरा सेशन कर रहे हैं उनको ये भावना समझ रही है सर, आप बहुत होशियार हो मालिक, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, आप होशियार हो ही, लेकिन सब्जेक्ट का एक ना नेचर रहता है। ओसीएम में हमने अपने मन में लिखा, मन से लिखा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपको इनवर्स फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड, व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, ये पता होना कंसेप्चुअली जरूरी है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो करके, ठीक है दोस्तों। चलो थैंक यू सो मच, यहां पे हम लोग रुकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय